स्टोरी का नाम है डेविल की इनोसेंट गर्ल। अब तक आपने देखा एक रिश्ता जिसमें प्यार भी है और तकरार भी। एक लड़की अति जिसकी सादगी में भी जुनून है और दूसरी मायरा जो अपनी हदें कब की पार कर चुकी है। अब कहानी मोड़ लेती है एक ऐसे मोड़ पर जहां इश्क और ईर्ष्या की जंग खुलकर सामने आती है। और अब अति की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्से में थी मायरा, जिसकी नजरें जैसे आग उगल रही थी। अति कुछ बोल पाती उससे पहले ही मायरा ने उसे जोर का धक्का दे दिया। अचानक हुआ हमला, अति खुद को संभाल नहीं पाती और अगले ही पल वो जमीन पर गिरती है, एक तेज चीख के साथ। अब क्या होगा? क्या कोई उसे बचाएगा, या ये सिर्फ शुरुआत है एक और साजिश की? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है मायरा बस इतनी ही खतरनाक है, या पीछे और भी बड़ा राज छुपा है? कमेंट करके बताइए, क्या इस कहानी को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए? अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैप्टर 106 ओए मेरे पुराने जमाने के देवदास। रात का वक्त। अक्ष का कमरा। अति बेड पर बैठी अपनी बुक पढ़ रही थी। अक्ष इस वक्त रूम में नहीं था। शायद वो अभी तक ऑफिस से आया नहीं था। अति अब बोर हो चुकी थी। उसने बुक साइड में रखी और जैसे ही टाइम देखा तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। अति आंखें सिकुड़कर बोली, 10 बज गए लेकिन डेविल अब तक नहीं आए। अति बोल ही रही थी कि तभी उसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है। अति जल्दी से उस तरफ देखती है। अक्ष अंदर आता है और अति को देखने लगता है जो उसे ही देख रही थी। अक्ष उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम अब तक सोई नहीं? अति अपनी जगह से उठी और अक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आप इतना लेट क्यों हो गए? उद्धरण चिन्ह। अक्ष अति की कमर पकड़कर बोला, एक मीटिंग थी वाइफी और आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, तो सवाल जवाब मत करो। अति अब कुछ नहीं बोलती है और अक्ष का कोट उतार कर साइड में रख देती है, फिर उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। अक्ष चुपचाप खड़ा उसे ही देख रहा था। अति अक्ष की शर्ट उतार कर बोली, अब आप जाओ और जल्दी से शावर लेकर आओ। इससे आपको अच्छा लगेगा, आपकी थकान कम हो जाएगी। अक्ष अति की इस बात पर तिरछा मुस्कुराकर उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, वाइफी क्या तुम मेरी थकवाई दूर करना चाहती हो तुम? अति जल्दी से बोली, हाँ देखो आज कितना ज्यादा थके हुए लग रहे हो। अक्षति का चेहरा अपने हाथों में भर कर बोला, मेरी ये थकवात शावर से नहीं जाएगी वाइफी, मुझे तुम चाहिए। अति हैरानी से आंखें बड़ी कर अक्ष को देखने लगती है और तभी अक्ष उसे उठाकर बेड के पास ले आता है और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अक्षति के गर्दन पर किस करने लगता है और उसके किस करने से अति की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अति कुछ बोल पाती उससे पहले ही अक्ष उसकी नाइट ड्रेस की डोर खोलते हुए बोला, वाइफी करने दो ना जो मैं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। अब अति कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप अक्ष जो कर रहा था उसे करने देती है। थोड़ी ही देर में उनके कपड़े बेड के एक साइड पर पड़े हुए थे और अक्ष ने खुद को और अति को पूरा ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। उसके होठ इस वक्त अति के होठों पर थे। अक्ष अति के होठों से दूर होता है तो अति लंबी सांसें लेते हुए बोली, बस अब मैं थक गई। अक्षना में सर हिलाकर बोला, वाइफी मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अति बेचारा सा शकल बनाकर अक्ष को देखने लगती है, लेकिन इससे अक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्ष बड़ी ही शिद्दत से उसके गर्दन से कंधे तक किस और हल्की हल्की बाइट करने लगता है। अति की आंखें बंद थी और वो अक्ष के कंधे पर हाथ रख लेती है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान छाई हुई थी। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। अगली सुबह आदत से मजबूर अति आज भी देर से उठी और उठकर नींद भरी आंखों से कमरे के चारों तरफ अपनी नीली नजर घुमाकर देखने लगी, लेकिन अक्ष उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अति बेड पर बैठ गई और मुंह बनाकर बोली, मुझे तो अब भी नींद आ रही है, ये सब डेविल की वजह से हो रहा है, कल रात उन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। इतना बोल अति हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे सच में बहुत नींद आ रही थी और आंखें बंद होने लगी थी, लेकिन उसे जोरों की भूख भी लगी थी, इसलिए वो जल्दी से उठी और वॉशरूम में घुस गई। अति फ्रेश होकर जल्दी से रेडी होती है और नीचे आती है। अति जैसे ही नीचे जाती है उसकी नजरें सोफे पर बैठे अपने भाइयों पर जाती है और वो भी सबके पास जाकर आराम से बैठ जाती है। अति बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नींद भरा हुआ था, जो कल रात अक्ष की मेहरबानी का सबूत था। अति की बार बार बंद होती आंखें देख सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। लक्ष्य अति को देखकर थोड़ी परेशानी से बोला, भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कल रात आप सोई नहीं है। ये आपकी आंखें बार बार बंद क्यों हो रही है? अति लक्ष्य की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। वो कुछ सोचने लगी कि तभी सबकी नजरें अति के सॉफ्ट होठों पर गई जो हल्के सूज हुए लग रहे थे और उसके गोरे गर्दन पर गई जहां पर अक्ष के दांतों के निशानों साफ दिखाई दे रहे थे। अति जल्दी जल्दी में उसे कवर करना भूल गई थी और ऐसे ही नीचे आ गई थी। अब उन्हें ये समझते जरा सी भी देर नहीं लगी कि अति की आंखें बार बार बंद क्यों हो रही है। सब तो समझ गए, लेकिन लक्ष्य उसे कुछ समझ नहीं आया था और वो अति के फेरहेड को टच कर टेंशन में बोला, बताए ना भाभी आपको क्या हुआ है?
सब ने लाचारी से ना में सर हिला दिया और घूर कर लक्ष्य को देखने लगे। बेचारी अति क्या ही बताती, उसे तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, इसलिए उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। लक्ष्य नसमझी से बोला, भाभी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या भाई ने आपसे कुछ कहा है? क्या उन्होंने किसी बात के लिए आपको डांटा है? आप मुझे बताइए, मैं भाई से बात करूंगा। सब लक्ष्य को घूरने लगे और नील लक्ष्य को पकड़कर उसके कान में धीरे से बोला, बॉस ने मैम को कुछ कहा नहीं बल्कि किया है। लक्ष्य हैरानी से बोला, भाई ने ऐसा क्या किया है कि भाभी की तबीयत ही खराब हो गई? भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? लक्ष्य की बेवकूफ़ी भरी बातें सुन नील अपना सर पकड़कर बोला, तुम ना सच में एक नंबर के गधे हो। बॉस ने रात में मैम को थोड़ा सा परेशान किया है और इस वजह से वो थक गई है, इसलिए उन्हें अभी तक नींद आ रही है। लक्ष्य को अब भी नील की बातें समझ नहीं आई। वो नासमझी से नील को देखने लगा। वो बड़ा सा मुंह फूला कर बोला, क्या रात में भाई भाभी को परेशान करते हैं? वो भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई कितने खड़ूस है, अपनी इतनी क्यूट सी वाइफ को भला कोई परेशान कैसे कर सकता है? उन्हें तो मैं अभी बताता हूँ, मेरे होते हुए कोई भाभी को परेशान नहीं कर सकता। सब ने अपना सर पकड़ लिया। मैक्स हंसते हुए लक्ष्य के पास गया और उसको समझाते हुए धीरे से उसके कान में बोला, मैम इतनी क्यूट है इसलिए तो बॉस इन्हें रात में परेशान करते हैं। सर आप बॉस का बेबी चाहते हैं ना, और बेबी तभी आएगा ना जब बॉस मैम को रात में परेशान करेंगे। अब अगर उनके बीच रोमांस ही नहीं होगा तो बेबी कहाँ से आएगा? लक्ष्य को अब जाकर सारी बातें समझ आए और उसने अति को देखता है, जो अब तक ये सोच रही थी कि लक्ष्य को क्या जवाब दूं। उसने मैक्स की बातें नहीं सुनी थी क्योंकि उसने बहुत धीरे से लक्ष्य के कान में ये कहा था। लक्ष्य मन ही मन सोचने लगा, अरे भाई ने तो मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया। मैंने तो बस रोमांस करने को कहा था लेकिन भाई ने तो हद ही कर दिया। जरा देखो तो मेरी प्यारी सी भाभी को कितना परेशान किया है। भाई सच में डेविल है, खड़ूस कहीं का। उन्हें भाभी की कोई कदर ही नहीं है। पता नहीं भाभी उन्हें कैसे झेलती होगी। लक्ष्य मन ही मन अक्ष को ना जाने कितनी ही बार कोसता है। लक्ष्य के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देख सब उसे ही आंखें छोटी कर घूरने लगते हैं और जैसे ही लक्ष्य को इस बात का एहसास होता है कि सब उसे ही घूर रहे हैं, वो तुरंत अपनी चमकती हुई सफेद बत्ती सी दिखाते हुए हंस दिया तो अति नासमझी से उसे देखने लगी। लक्ष्य अति का हाथ पकड़कर उठा गया तो अति भी उठ गई और हैरानी से उसे ही देखने लगी। लक्ष्य उसे ब्रेकफास्ट टेबल की तरह ले जाते हुए उससे बोला, भाभी चलिए आप ना पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आराम से सो जाएगा। आज आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अति सिर्फ हाँ में सर हिला देती है क्योंकि उसे सच में बहुत नींद आ रही थी। अति ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर लेट जाती है। अक्ष जो स्टडी रूम से अभी अभी अंदर आया था वो अति को फिर से सोता देख उसके पास आकर बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी, तुम फिर से क्यों सो रही हो? अति अपनी आंखें छोटी कर अक्ष को घूरती है और फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। आपने मुझे कल पूरी रात ठीक से सोने नहीं दिया। आप मुझे बहुत परेशान करते हो। अब परेशान मत कीजिए, अभी मुझे सोना है। अति खुद को पूरा कवर कर लेती है और अपना सर पिल्लों में घुसा लेती है। उसे सच में बहुत नींद आ रही थी। अक्ष कुछ पल तक वैसे ही अति को देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर ना में सर हिलाकर बाहर आता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं नील किसी देवदास की तरह चुपचाप बैठे ना जाने कब से अपने फोन को देखे जा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि स्वरा को कॉल करूं या ना करूं। लक्ष्य जो नील के सामने ही बैठा था, वो नील को देखकर अजीब अजीब सा मुंह बना रहा था। लक्ष्य कब से नील से उसके बिगड़े हुए मूड का रीजन पूछ रहा था, लेकिन नील तो बस उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही हो। लक्ष्य को नहीं पता था कि नील किस ख्यालों में खोया हुआ है, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उससे ये जानना था। लक्ष्य अब थोड़ा इरिटेट होकर बोला, ओए मेरे पुराने जमाने के देवदास, अब बताएगा भी हुआ क्या है? कब से देख रहा हूं तू ऑफिस में होकर भी कहीं और ही खोया हुआ है। क्या बात है, आजकल बड़ा खोए खोए से रहते हो। कहीं इसके पीछे तेरी जंगली बिल्ली का तो हाथ नहीं है ना? नील लक्ष्य को घूर कर बोला, अपनी बकवास बंद कर वरना मुंह तोड़ दूंगा। लक्ष्य का मुंह ही बन जाता है लेकिन वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जनता था हो ना हो इसके पीछे जरूर स्वरा का ही हाथ होगा। रॉयल विला। शाम हो चुकी थी। अति अपने बड़े से किंग साइज बेड पर बैठी कुछ बॉक्स पढ़ रही थी, लेकिन अब वो अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। वो जल्दी से नीचे आती है और चारों तरफ देखती है और फिर किसी सोचकर किचन में चली जाती है। दो लेडी कुक इस वक्त डिनर की तैयारी कर रही थी। दोनों अति को देखकर मुस्कुरा देती है और अति भी उन्हें प्यारी सी स्माइल देती है। एक कुक अति को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैम आपको कुछ चाहिए क्या? अति को भूख लगी थी लेकिन क्या खाऊं ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़े देर कुछ सोचकर बोली, आप सबसे फास्ट क्या बना सकती है? कुक को कुछ समझ नहीं आया। अति फिर खुद ही सोचकर बोली, एक काम कीजिए जल्दी से पास्ता बना दीजिए।
कुक हमें सर हिला देती है तो अति बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और फोन में गेम खेलने लगी। थोड़ी ही देर में कुक अपने हाथ में पास्ता से भरा हुआ एक प्लेट लेकर आए और सामने टेबल पर रखकर बोली, मैम आपका पास्ता रेडी है। अति फोन साइड में रखकर पास्ता का प्लेट उठा लेती है और फोन में न्यू सॉन्ग लगाकर बड़ी मस्त होकर उसे सुनते हुए खाने लगती है। थोड़ी देर बाद सब ऑफिस से आ जाते हैं। अति सबके साथ बैठकर बातें करने लगती है। सिंघानिया मेंशन। अधिक अपने कमरे में बैठा हुआ था और किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। मीनाक्षी जी कब से उसे डिनर के लिए नीचे बुला रही थी लेकिन अधिक तो अपने में ही खोया हुआ था। जब काफी आवाज देने पर भी अधिक नीचे नहीं आता तो मीनाक्षी जी खुद उसके कमरे में आ जाती है। मीनाक्षी जी अधिक के कमरे में आते हुए बोली, कब से आवाज दे रही हूँ, डिनर के लिए नीचे क्यों नहीं आ रहा हो। अधिक जो कब से किसी की ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा था, वो मीनाक्षी जी की आवाज सुनकर एकदम से हड़बड़ाकर बेड से उठ गया और फोन में नजरें गड़ाए हुए मीनाक्षी जी से बोला, ओ मॉम, मैं किसी से जरूरी बात कर रहा था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, आप जाओ मैं आता हूँ। मीनाक्षी जी चली जाती है। उनके जाने के बाद अधिक अपने सर पर हाथ रख मुस्कुरा कर बोला, अधिक तू तो उसके लिए जैसे पागल ही हो गया है। अब जल्दी से उसे ढूंढ और अपना बना ले वरना ऐसे ही पागलों की तरह अकेले अकेले मुस्कुराता रहेगा। इतना बोल अधिक जल्दी से नीचे चला जाता है। रॉयल विला में सब डिनर के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही मान की अच्छी क्लास लगी हुई थी। वो इस वक्त अपना सर पकड़कर बैठा था। नियति फोन पर ही उससे सुनाए जा रही थी क्योंकि 3 दिन हो गए थे लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। फोन में सामने से नियति थोड़ी गुस्से से बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? अगर मैं कॉल करूंगी तभी मुझसे बात करोगे? तुम कैसे इंसान हो यार, अपनी इतनी खूबसूरत लव को परेशान करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें पता है मैं 3 दिन से मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रही हूं लेकिन तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। मान थोड़ी हैरानी से बोला, आप 3 दिन से मेरे कॉल का वेट क्यों कर रही थी? अगर आपको मुझसे बात करनी थी तो आपने कॉल क्यों नहीं किया? मान की बात सुन अब नियति का गुस्सा बढ़ गया और वो चिल्लाकर बोली, तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें याद भी है तुमने खुद से मुझे कब कॉल किया था? मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोल नियति गुस्से से कॉल कट कर देती है। मान बेचारा बस देखते ही रह गया। ऐसा नहीं है कि वो नियति को याद नहीं करता था या फिर उससे बात नहीं करना चाहता था। उसे तो नियति को बहुत याद आती थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके ऊपर बहुत सारे वर्कलोड था जिससे मान नियति के लिए टाइम नहीं दे पा रहा था और इसलिए नियति उससे काफी नाराज थी। वही अति भी आज अगल ही मूड में लग रही थी। अक्ष इस वक्त स्टडी रूम था और कुछ जरूरी काम कर रहा था। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो उठा और अपने कमरे में आ गया। अक्ष जैसे ही अपने कमरे में आता है और सामने का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो अपनी सर्द नज़रों से घूर घूर कर अपने सामने का नज़ारा को देखने लगता है। देखो आप लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स देखकर अब मैं बहुत ज़्यादा वाला इरिटेट हो चुकी हूँ। मैंने बेमन से बहुत सारे सीन कट कर 2 साल का लंबा लैप लिया है ताकि ये जल्दी ही खत्म हो जाए लेकिन इसके बाद भी वही हाल है, मतलब हद है। अब ये मत कहना कि मैं इमोशनल कर रही हूँ। चैप्टर 107 क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? अक्ष जैसे ही अपने कमरे में आता है और अपने सामने का नज़ारा देखा है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। अक्ष आंखें छोटी कर अपने सामने का नज़ारा देख रहा था। रात के 11 बज चुके थे और यहाँ उसके कमरे में अगल ही सीन चल रहा था। उसकी छोटी सी वाइफ बेड पर पैर फैलाकर बड़े मस्त होकर बैठी थी और अपने देवर के साथ लूडो खेल रही थी। दोनों अपने में ही मस्त थे और हंस हंस कर खेल रहे थे। उन्हें अक्ष के आने की कोई खबर ही नहीं थी। वो तो अपने में ही खोए हुए थे। अक्ष तेज कदमों से अंदर आया लेकिन दोनों अपने में इतना बिजी थे कि उन्होंने अक्ष को एकदम से इग्नोर ही कर दिया। अपने आप को इस तरह से इग्नोर होता देख अक्ष की आंखें छोटी हो जाती है और वो दोनों को घूर घूर कर देखने लगता है। ये उसकी पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई उसे इस तरह से इग्नोर कर रहा था, वो भी एक लूडो के लिए, और वो भी खुद की लिटिल वाइफी और उसका भाई है। अक्ष के चेहरे के भाव बिगड़ गए और वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि उसकी नजर अति पर गई। अति इस वक्त रोनी सूरत बनाकर बैठी थी। अति अपनी रोने वाली शकल बनाकर लक्ष्य का हाथ पकड़कर उसे बार बार हिलाते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं नहीं भाई प्लीज इसे मत मरना वरना मैं हार जाऊंगी। लक्ष्य एक नज़र अति को फिर लूडो को देखता है तो अति फिर से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज ना भाई मेरी गोटी मत मारो ना, मैंने कितनी मेहनत की है। अब बस एक ही बची है, अगर अपने इसे मार दिया तो मैं हार जाऊंगी। अति की इतनी प्यारी सी रिक्वेस्ट सुन लक्ष्य एकदम से पिघल गया। लक्ष्य जो किसी भी खेल में हमेशा जीतने की फिराक में रहता था, उसने मुस्कुराते हुए अति की गोटी छोड़ दी। वो अति को खुश देखना चाहता था और ये देख अति बहुत खुश हो गई। भाई अपना सच में बहुत बहुत ज्यादा वाले अच्छे हो। इतना बोल अति लक्ष्य को जल्दी से हक कर लेती है। अति की इस हरकत से अक्ष की आंखें जो पहले ही छोटी हो चुकी थी और भी छोटी हो जाती है। अक्ष थोड़ा कड़क आवाज में बोला, अगर तुम दोनों का बच्चों वाला खेल हो गया हो तो क्या मैं अपने बेड पर सो सकता हूँ? अक्ष की कड़क आवाज सुन दोनों जल्दी से अगल हुए। अति पप्पी सा फेस बनाकर अक्ष की तरफ देखने लगी।
अक्ष लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपने कमरे में जाओगे या फिर यही सोने का इरादा है? लक्ष्य हड़बड़ा कर बोला, भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके और भाभी के कमरे में कैसे सो सकता हूँ? अगर आपने भाभी के आने से पहले ये पूछा होता तो मैं इसके बारे में सोचता। लेकिन अब मैं आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता क्योंकि इससे मुझे मेरी ड्रीम को पूरा करने में घाटा हो सकता है। लक्ष्य की बात सुन अति बड़ी ही मासूमियत से बोली, भाई आपका कौन सा ड्रीम पूरा करना है? आप मेरी हर विश पूरी करते हो ना, अब आप मुझे अपना ड्रीम बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। लक्ष्य बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे ही देखने लगा। उसे इस वक्त अति पर बड़ा प्यार आ रहा था। लक्ष्य अति के करीब हुआ और उसके कान में धीरे से बोला, जरूर भाभी, मेरा ड्रीम सिर्फ आप ही पूरा कर सकती है। अति नासमझी से लक्ष्य को देखने लगी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लक्ष्य का ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसे सिर्फ वही पूरा कर सकती है? अक्ष बिना किसी भाव के बोला, अपनी खिचड़ी फिर कभी पका लेना, अब जाओ यहाँ से और चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। लक्ष्य मुंह बनाकर सारा सामान समेट कर अति से बोला, बाय भाभी, हम कल फिर से खेलेंगे। अति जल्दी जल्दी हमें सर हिला है। लक्ष्य वहां से निकल जाता है। वही लक्ष्य के जाते ही अक्ष अति को घूरने लगता है तो अति बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह बैठ जाती है। अक्ष उसे घूरते हुए बोला, वाइफी तुम दोनों का कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, और अभी क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच में? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हारी मस्ती कुछ ज्यादा ही होने लगी है। अति मुंह बनाकर अक्ष को देखने लगी। अक्ष जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि उससे पहले ही अति एकदम से उससे लिपट गई और बोली, अब गुस्सा छोड़िए और चलिए सो जाते हैं। अति अपना एक हाथ अक्ष के सीने में रखकर धीरे धीरे से अक्ष के सीने में रफ करने लगी। सीधा कहूं तो वो बड़े प्यार से अक्ष को मक्खन लगा रही थी क्योंकि उसे अक्ष से अब भी बहुत डर लगता था। थोड़ी ही देर में अति गहरी नींद में सो जाती है। काफी रात हो चुकी थी। अति आराम से बेड पर अक्ष से लिपटी हुई थी। वही अक्ष की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। अक्ष धीरे से अति के खुद से लिपटे हुए हाथों को दूर करता है और अति को एक नज़र देखने के बाद उसकी नींद को बिना खराब किए आराम से उठकर बालकनी में चला जाता है। अक्ष एकटक खुले आसमान में चांद को निहार रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसके कस के बालकनी की रेलिंग को पकड़ रखा था। वो सामने देखते हुए बोला, मैं कोई महान नहीं हूं जो अपने दर्द देने वाले को यूं ही छोड़ दूं। मैं अपने हर दर्द का हिसाब लूंगा और बहुत अच्छे से लूंगा। अक्ष ये सब बेहद गुस्से से बोल रहा था। उसकी काली गहरी आंखों जो खुली एकटक आसमान को निहार रही थी, उसमें गुस्सा उतर आया और वो गुस्से से पूरी लाल हो जाती है। अक्ष अपने कमरे से बाहर चला गया और कार को 100 की स्पीड से चलने लगा। रात के अंधेरे में हवाओं से बातें करती हुई उसकी कार 1 घंटे बाद रुकी और वो तेज कदमों के साथ अंदर चला गया। वो एक कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और गार्ड ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। अक्ष अंदर आया। अंदर जय रात के इस वक्त भी दर्द में था। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था तो बस दर्द ही दर्द था। वो दर्द से कराहते हुए अक्ष से बोला, ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए कह रहा हूं, छोड़ दो मुझे। जय बहुत कमजोर हो चुका था। उसने ये कहने के लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। अक्ष उसे खतरनाक नजरों से घूरते हुए तेज आवाज में बोला, तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचने की कोशिश की है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बीवी हॉस्पिटल में थी और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या मैं तुम्हें इतना महान दिखाता हूं जो तुम्हारी इतनी बड़ी गलती को भूल जाऊं? जय गुस्से भरी नजरों से अक्ष को देखने लगा और बेजान आवाज में भी गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारे भाई को जान से मारने की कोशिश की, तुम्हें हर बार बर्दाश्त करने की कोशिश की क्योंकि मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने डैड को खोया। अक्ष ने जय का कॉलर पकड़ा और गुस्से से चिल्लाकर बोला, वजह भी तुम्हारे डैड ने ही दी थी। वो एक गिरे हुए इंसान थे। मुझे कोई शौक नहीं है लोगों को मारने का और मुझे जान की कीमत बहुत अच्छे से मालूम है। इंसान सब कुछ खरीद सकता है पर कभी जान नहीं खरीद सकता। उन्हें उनकी बुरे कर्मों की सजा मिली है और अब तुम्हें मिलेगी। अक्ष के कस के उसके मुंह पर एक पंच मारा। वो बेहद गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अक्ष के बस एक पंच से ही जय के मुंह से खून आने लगा था और वो बुरी तरह से तड़प उठा। जय तेज तेज सांसें लेते हुए बड़ी मुश्किल से आगे बोला, तुमने मुझसे मेरे डैड को छीना है। मैं तुमसे तुम्हारे भाई को छीन लेना चाहता था ताकि तुम्हें भी वही दर्द हो जो मुझे होता है। जय की बात सुन अक्ष गुस्से से कांप गया। इस वक्त वो बेहद खतरनाक लग रहा था। जय के डैड ने अपनी कामयाबी के लिए ना जाने कितने का खून बहाया था। अक्ष के अंदर एक अगल ही गुस्सा भरा हुआ था। अक्ष गुस्से से तमतमा कर बोला, तुम्हारे डैड एक हैवान थे। उन्हें तो मौत मिलनी ही थी। तुम्हें पता है, मुझे उनसे बेहद नफरत है, बेहद, और इसलिए मुझे तुमसे भी बेहद नफरत हो रही है। इतना बोल अक्ष जय का सर दीवार पर पटक देता है। जय दर्द से कराह उठा। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त जय को मार डाले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जय को इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था। जय दर्द से कराह रहा था। अक्ष गुस्से से तमतमा कर वहां से बाहर निकल जाता है।
उसके अंदर एक अगल ही गुस्सा छाया हुआ था। अक्ष अपनी कार विला के बाहर रोकता है। इस वक्त वो बेहद गुस्से में था, इसलिए तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया। अक्ष अपने कमरे के अंदर आता है और अंदर आते ही सबसे पहले अति को देखता है, जो बड़े सुकून से सोई हुई थी। अक्ष आज जिस मुकाम पर हैं, उसने बहुत कुछ सहा था इस कामयाबी के लिए। अति अक्ष के अंदर छुपे हुए हर दर्द की मरहम थी। वो दर्द जो अक्ष कभी किसी को दिखाता नहीं था। उसे अति के अपने पास होने से बेहद सुकून मिलता था। अक्ष जल्दी से उसके बगल में लेट गया और उसे अपने बेहद करीब कर उसे अपनी बाहों में कस के जकड़कर सो गया। अक्ष अति को कस के जकड़े हुए था, जिससे अति नींद में ही कसम साने लगी थी। अक्ष बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था और आंखें लाल हो चुकी थी। अक्ष के चेहरे के भाव कुछ अजीब से थे, जैसे उसके अंदर गुस्सा भरा हो जिसे वो निकाला चाहता हो। अक्ष की पकड़ उस पर बहुत टाइट थी। अति अक्ष के सीने में अपना नाक रफ करने लगी तो अक्ष ने झुककर अति को देखा। अति इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। अक्ष ने एक गहरी सांस ली और अति को देखते हुए बोला, मेरे हर एक दर्द का इलाज हो तुम, और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हमेशा अपने पास रखूंगा वाइफी, हमेशा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हें मेरे साथ ही रहोगी। अति बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह सोई हुई थी और बार बार अपनी नाक को अक्ष के सीने से रफ कर रही थी। अति की हर एक हरकत अक्ष को उसकी तरफ खींच रही थी, जिससे अनजान अति बार बार अपनी छोटी सी नाक को उसके सीने पर रफ कर रही थी। अक्ष अति का चेहरा अपने सीने से दूर करता है और उसके होठों को देखने लगता है। अति शायद कोई ड्रीम देख रही थी और अपने होठों का पाउट बना रही थी। अक्ष अति के होठों को घूरते हुए बोला, वाइफी तुम्हारी यही हरकतें मुझे मजबूर करती है, वो करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता। अब तुम्हारे होठों में दर्द होगा। अक्ष अति के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है, लेकिन ये किस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी। शायद ये अक्ष के अंदर का गुस्सा था जो अति के होठों पर निकल रहा था। अक्ष अति को बिल्कुल भी हट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। अति के होठों का वो मीठा सा एहसास उसे अति के लिए और भी ज्यादा पागल बना रहा था, जिससे वो अब उसके सॉफ्ट से होठों को सक करने लगा था। अति को नींद में ही अपने होठों पे तेज दर्द होने लगा तो उसकी आंखें खुल गई और आंखें खुलते ही उसकी नजरें सबसे पहले अक्ष पर गई, जो उसके बेहद करीब होकर उसके होठों को अपने होठों में कैद किए हुए था और जोर जोर से सक कर रहा था। अति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। अक्ष अति की खुली आंखें देख और भी गहरी किस करने लगता है। उसने अपनी एक हाथ से अति की कमर पकड़ रखी थी और दूसरी से उसके चेहरे को पकड़ रखा था। उसके इस तरह सक करने से अति को अपने सॉफ्ट से होठों पर तेज दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें अक्ष की लाल आंखों पर गई तो वो सहम सी गई। अब अति बिल्कुल चुपचाप अपनी नीली आंखों से अक्ष के हैंडसम से चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर बाद जब अति सांस ना ले पाने की वजह से लाल होने लगी, तब जाकर अक्ष उसके होठों से अगल होता है। अति गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, उसकी सांसें अटक सी गई थी। वो गुस्से से अक्ष को घूरने लगती है। उसे इस तरह से सांसें लेता देख अक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है, उसकी भी सांसें तेज चल रही थी। अति गहरी गहरी सांसें लेते हुए नाराजगी के साथ बोली, आप मेरे साथ बहुत वाइल्ड बिहेव करते हो, ये गलत है। उद्धरण चिन्ह। अति बड़ी ही मासूमियत से अक्ष की शिकायत करने लगती है। उसके होठों पर दर्द हो रहा था और अति धीरे धीरे अपने होठों को सहलाने लगती है। अक्ष अति के हाथ उसके होठों से दूर कर खुद उसके लाल हो चुके होठों को सहलाने लगा और धीरे से उसके कान में बोला, ओह माय लिटिल बेबी गर्ल, तुम मुझे झेलना कब सिखोई? अब मैं किससे बस काम नहीं चला सकता। तुम्हें पता है ना, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, और वाइफ को वो सब उन्हें देना पड़ता है। ये एक हस्बैंड का राइट होता है वाइफी, जो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं देती हो। अति अपनी टिमटिमाती नीली आंखों से नासमझी से अक्ष को देखने लगी तो अक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है। उसकी लिटिल गर्ल सच में बहुत मासूम थी। अक्ष अति के कमर पर धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, ओह माय लिटिल वाइफी, तुम ना सच में बहुत इनोसेंट हो। चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। अति अक्ष की बातों के बारे में सोचने लगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अक्ष किस बारे में बात कर रहा है। जब काफी देर तक सोचने पर भी अति को कुछ समझ नहीं आता तो वो खुद से ही चिढ़ जाती है और अजीब अजीब का मुंह बनने लगती है। अति को अक्ष की बातों का मतलब समझ नहीं आया था। वो जल्दी से बोल पड़ी, जैसा आपने कहा ऐसा भी कुछ होता है क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अक्ष को इस वक्त अति पर बड़ा प्यार आ रहा था। अति कितनी क्यूट लग रही थी। अक्ष अति की नाक पर किस कर बोला, तुम्हें जानना है वाइफी? अति बेचारी, उसे सच में अक्ष के इरादे के बारे में कुछ नहीं पता था। वो वैसे ही बोली, हाँ हाँ बताओ, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से क्या क्या चाहिए होता है? अति बड़ी ही मासूमियत से अपनी टिमटिमाती हुए नीली आंखों से अक्ष को देखने लगी। उसे जानना था कि आखिर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से क्या क्या चाहिए होता है। वो भी एक अच्छी वाइफ बनना चाहती थी। अक्ष एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, वेट, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। अति अक्ष को देखने लगी और उसके बोलने का वेट करने लगी। उसे बेसब्री से अक्ष के जवाब का इंतजार था।
वैसे भी वो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। पहले तो वो स्वरा से सब पूछ लिया करती थी, लेकिन अब तो स्वरा भी अपने काम में बिजी रहा करती थी। इसलिए उसे जो भी कुछ पूछना होता था वो अक्ष से ही पूछ लेती थी और अक्ष उसे सब अच्छे से समझा देता था। अक्ष अति के सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था। अक्ष मुस्कुरा कर बोला, ये सारी चीजें मुंह से बताई नहीं जाती वाइफी, इसे फील किया जाता है। अब अति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो बोल पड़ी, सच्ची ऐसा कुछ भी होता है? मैं कितनी बुद्धू हूँ, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। डेविल प्लीज ना, मुझे भी उसे फील करना है। अति की ये नादान सी बातें सुन अक्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अति ने तो उसके दिल की बात कह दी थी, अब वो ऐसे कैसे ये गोल्डन चांस छोड़ सकता था। अक्ष का हाथ जो अति की कमर पर था, वो अब धीरे धीरे अति के टी शर्ट से होते हुए अंदर की ओर जा रहा था। अक्ष के हाथों का वो एहसास पाकर अति एकदम से सिहर उठी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अति जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने हाथ निकालिए। अक्ष अपने हाथ और भी अंदर लेते जाते हुए बोला, वाइफी तुम्हें नहीं सीखना एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से क्या क्या चाहिए होता है। तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम हर तरह से चाहिए, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। अक्ष के हाथों ने अपने हरकत करना स्टार्ट कर दिया था। अति की सांसें तेज हो गई थी। अक्ष ने अपने एक हाथ से अति का टी शर्ट उसके कंधे से नीचे कर दिया और अपने सख्त होठों को बहा कर रखकर सक करने लगा। अति ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अक्ष का हर टच बेहद सुकून दे रहा था और अति उसे अंदर तक महसूस करती थी। उसका चेहरा अब शर्म से लाल होने लगा था और होठों पर एक छोटी सी स्माइल छाई हुई थी। 108 जल्दी जल्दी में अपना दिमाग क्या घर में छोड़कर आ गई हो? सुबह अति की आंखें खुली तो उसे अपने बॉडी पर हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ और वो उठकर बैठ गई। अति ने इस वक्त अक्ष की शर्ट पहन रखी थी। अति की आंखों में अब तक नींद भरी हुई थी, क्योंकि रात में अक्ष ने उसे सोने ही कहा दिया था। अति एक नज़र खुद को देखती है तो शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अति रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, आह मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। डेविल मेरे साथ हर बार ऐसा ही करते हैं। उसे रात की हर एक चीज याद आने लगती है, जिससे उसके गाल गुलाबी होने लगे थे। अति धीरे से अपने पेट को सहलाते हुए अक्ष को कोसते हुए बोली, डेविल भी ना कितने बर्शम है और कितना वाइल्ड बिहेव करते हैं। अक्ष जो अभी अभी जिम से आया था और रूम के दरवाजे पर टेक लगाकर एकटक अति को ही निहार रहा था, वो जैसे ही अति को बात सुनता है तो हल्का मुस्कुरा कर बोला, हाँ तो उसकी वजह भी तो तुम ही हो वाइफी, तुम्हारी हर एक हरकत मुझे वाइल्ड होने पर मजबूर करती है। अति जैसे ही अक्ष की आवाज सुनती है तो उसकी नजरें उसी ओर चली जाती है, जहां इस वक्त अक्ष शर्टलेस होकर पसीने से भीगी हुआ था और बड़े ही स्टाइल से बंद दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था। अक्ष के मस्कुलर चेस्ट को देख अति को अपना गला सुखाता हुआ महसूस होने लगा था। अति की नजरें अक्ष पर टिकी हुई थी। अक्ष तेज कदमों से बेड के पास आया और अति के गुलाबी गालों को देखने लगा और उसको एक झटके से अपनी बाहों में उठा लिया। अक्ष के इस हरकत से अति एकदम हड़बड़ा गई और गिरने के डर से जल्दी से अक्ष के गले में बाहें डाल ली। अक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है और अति को लेकर वॉशरूम में घुस जाता है। अक्ष अति को शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। दोनों के ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। अति की शर्ट पूरी भीग चुकी थी और उससे चिपक चुकी थी, जिस पर अक्ष की काली गहरी नजरें टिकी हुई थी। अति कल रात की वजह से शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी और शर्म से नजरें झुकाकर खड़ी थी। काफी देर बाद जब अति हल्का सा अपनी नजरें उठाकर अक्ष को देखती है, जो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। अति जैसे ही उसकी नजरों को फॉलो करती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अक्ष की नजरें उसकी भीगी हुई बॉडी पर टिकी हुई थी। अति जल्दी से खुद को करवा करते बोली, आप कितने बेशर्म हो। अक्ष अति का हाथ पकड़कर ऊपर करता है तो अति का मुंह बन जाता है और वो घूरकर अक्ष को देखने लगती है। अक्ष अति के शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, मेरी सारी बेशर्मी सिर्फ तुम्हें लिए है माई लिटिल वाइफी, इसलिए तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए। अति अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अक्ष के आगे उसकी सारी कोशिश बेकार थी। आखिर में अति थक हार कर कोशिश करना बंद कर देती है। अक्ष एक एक कर उसके शर्ट की बटन खोलने लगता है और थोड़ी ही देर में अति का शर्ट नीचे गिरा हुआ था और शर्म से अति की नजरें झुकी हुई थी। उसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। अति के गोरे बॉडी पर अक्ष के दिए हुए लव बाइट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अक्ष अति की झुकी हुई नजरों को देखकर उसका चेहरा अपने एक हाथ से ऊपर कर बोला, वाइफी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब तुम हमारे इतने स्पेशल मोमेंट में अपनी नजरें इस तरह झुका लेती हो। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, तो शर्म किस बात की, अपनी पलकें उठाओ और देखो मुझे। अति धीरे से अपनी नजरें उठाकर अक्ष की आंखों में देखती है तो उसे और भी ज्यादा शर्म आने लगती है। अति शर्म से अपना सर अक्ष के सीने में छुपा लेती है तो अक्ष उसके गर्दन पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। अति हल्का सा सिसक उठी, क्योंकि रात में अक्ष काफी वाइल्ड था। अक्ष तेजी से अपने होठों को अति के गर्दन से पीठ तक फेरने लगा और अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो अक्ष धीरे धीरे बाइट करने लगता है।
अति अक्ष के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी, लेकिन इसका अक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। अति रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे सच में दर्द हो रहा है। अक्ष अति से थोड़ा दूर होकर उसे देखने लगता है, जिसका चेहरा लाल हो चुका था। अक्ष ना चाहते हुए भी अति से दूर हो जाता है। लगभग 1 घंटे बाद दोनों शावर लेकर बाहर आते हैं। दोनों ने इस वक्त बाथरोब पहन रखा था। अक्ष ने अति को अपनी गोद में उठा रखा था और अति शर्म से उसके सीने से लगी हुई थी। अक्ष वैसे ही क्लोजेट रूम में चला जाता है। अति कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है और अक्ष ऑफिस चला जाता है। सुबह नील की आंखें लक्ष्य के चिल्लाने से खुली और वो उठकर बैठ गया। लक्ष्य उस पर चिल्लाकर बोला, यार 9 बज चुके हैं और तुम घोड़े बेचकर कैसे सो सकता है? तुझे पता है ना, आज हमारी ज्वेलरी कंपनी के साथ मीटिंग है। नील, जो कल स्वरा से इतनी रात में मिल के आने के बाद काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा और अकेले में ही मुस्कुराता रहा, और इसी तरह उसने 3 बजा दिए थे और इतनी लेट में सोने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, और अब मीटिंग की बात सुनते ही उसका मुंह बनने लगता है। लक्ष्य हंसते हुए बोला, यार ये काम तो मेरा है ना, तुम कब से मीटिंग के नाम से मुंह बनने लगा? अब जल्दी कर वरना हम लेट हो जाएंगे, और अगर हम लेट हुए तो किसी का पता नहीं, पर भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नील को याद आया, आज तो उसकी कई ज्वेलरी कंपनी के साथ मीटिंग है। मतलब कि आज स्वरा भी उस मीटिंग में आने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में जिस किसी कंपनी का ज्वेलरी डिजाइन और क्वालिटी सबसे अच्छा होगा, उसे मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी मतलब कि एएसआर इंडस्ट्री से डील करने का मौका मिलेगा, जिसे हर कंपनी पाना चाहती थी, और इस डील के लिए बेचारी स्वरा कल कितना ज्यादा परेशान थी। नील मन ही मन बोला, ओह तो मेरी जंगली बिल्ली इसके लिए इतना परेशान थी। नील स्वरा के बारे में सोचकर मुस्कुरा देता है। नील को मुस्कुराता देख लक्ष्य आंखें छोटी कर बोला, अब मुस्कुरा क्यों रहा है, चल जल्दी से रेडी हो जा। नील जल्दी से हाँ में सर हिलाकर वॉशरूम में चला जाता है और जल्दी से रेडी होने लगता है। वो तो इस बारे में भूल ही गया था, आज उसकी स्वरा के साथ मीटिंग है। ये सोच सोचकर उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर में नील और लक्ष्य दोनों ही रेडी होकर निकल जाते हैं और उसकी कार एक होटल के बाहर आकर रुकती है। ये मीटिंग एक 7 स्टार होटल में थी। दोनों अंदर जाते हैं। दोनों सबसे पहले अपने बुक किए हुए रूम में जाते हैं, क्योंकि अभी मीटिंग के लिए थोड़ा टाइम था। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं। लक्ष्य आगे था और नील किसी से कॉल पर बातें करते हुए चल रहा था, और तभी वो किसी से टकरा जाता है। नील कुछ कहने को हुए कि उससे पहले ही किसी के गुस्से भरी आवाज उसे सुनाई दी, तुम अंधे कहीं के जब देखो तब मुझसे ही क्यों टकराते रहते हो? भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है, उसका कब यूज करोगे? जरा उसका सही यूज करो और देख कर चला करो, कहीं किसी दिन गलती से मेरी जगह किसी गाड़ी से ना टकरा जाओ। नील इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था और वो अपना फोन कट कर स्वरा को घूरने लगा, क्योंकि वो तो सही ही चल रहा था, लेकिन स्वरा ही उससे आकर टकरा गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में हो, वो हाँफ रही थी। उसे इस तरह से देख नील हैरानी से बोला, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? स्वरा नील की सारी बातों को इग्नोर कर अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अरे यार मैं भी ना पता नहीं क्यों तुमसे मुंह लग रही हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से, मैं लेट नहीं होना चाहती। वैसे भी मैं काफी लेट हो चुकी हूँ, भगवान करे मीटिंग स्टार्ट ना हुई हो। स्वरा तेज कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है। नील पीछे से चिल्लाकर बोला, तुम जल्दी जल्दी में अपना दिमाग क्या घर में छोड़कर आ गई हो? स्वरा मुड़ी और थोड़े गुस्से में बोली, अगर इस वक्त मैं लेट ना होते रहती ना, तब मैं तुम्हें बताती। इतना बोल स्वरा फिर से आगे बढ़ने लगी तो नील फिर से बोला, अरे यार तुम ना बेवजह का मुझ पर इतना चिल्लाती हो, पहले मेरी बात तो सुन लो, उस साइड नहीं इस साइड मीटिंग रूम है। स्वरा रुक गई और अपने फोन चेक करने लगी, नील सही कह रहा था। वो हल्का सा मुस्कुरा और लगभग भागते हुए मीटिंग रूम साइड चली गई। स्वरा की इस हरकत से नील को हंसी आ गई और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। एएसआर इंडस्ट्री मान नियति को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन नियति उसे देखते हुए भी इग्नोर कर रही थी। मान जानता था नियति जानबूझकर ये कर रही है, इसलिए उसने उसे मैसेज किया। नियति ने जैसे ही मैसेज देखा उसके हाथ अपने आप ही अपने फोन पर चले गए। अपने बेकार के नखरे बंद कीजिए, मुझे पता है आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। मैंने सच में थोड़ा बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। अब इतना गुस्सा मत कीजिए ना, आपको पता है ना मुझे मानना नहीं आता, पर लव यू सो मच। मान का मैसेज पढ़ते ही नियति के होठों पर अपने आप ही एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नियति मुस्कुरा कुछ लिखने लगी और मान को भेज दिया। लव यू टू मेरी जान, परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल, परिक्रमा करते दिल। देखो मैं तुमसे ये पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ और अब आखिरी बार कह रही हूँ, अब मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। अब तो आप कहना छोड़ दो, बड़ा अजीब लगता है, लोग सुनेंगे तो पता है क्या कहेंगे। उन्हें मौका मिल जाएगा ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ, तभी तुम मुझे आप कहते फिरते हो। अब अपनी ये आदत सुधार लो, नेक्स्ट टाइम मुझे तुम ही कहोगे, वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। मान ने जैसे ही ये पढ़ा उसे हंसी आ गई।
नियति ये पहले भी कई बार बोल चुकी थी लेकिन मान आदत से मजबूर क्या ही करता। वो कोशिश कर रहा था लेकिन बार बार वही मैम और आप ही निकलता था, जो नियति को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ओके बाबा, अब से नहीं कहूंगा, अब तो धमकी देना छोड़ दो। तुम्हें पता है ना, पति को धमकी देना अच्छी बात नहीं है। आंटी ने तुम्हें बताया नहीं? मान का मैसेज पढ़कर नियति हंसकर रिप्लाई करती है, अब तक पति बने नहीं हो और हाँ भूल जाओ कि मैं अपना ये अधिकार छोड़ने वाली हूँ। तुम मेरे हो, तुम पर मेरा पूरा हक है और हमेशा रहेगा, इसलिए थोड़ा संभाल कर रहना। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। अब दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। थोड़ी देर बात करने के बाद मान अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अति इस वक्त कॉलेज में थी। उसकी सारी क्लास हो चुकी थी। उसके हाथ में बड़ी सी चॉकलेट थी और वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी होकर यहाँ वहाँ घूमते हुए चॉकलेट खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर में एक कार आकर उसके ठीक सामने रुकी और उसे देखते ही अति खुश हो गई। अति उसमें बैठ जाती है और वो बहुत खुश लग रही थी क्योंकि वो सिंघानिया मैंशन जा रही थी। कुछ देर बाद कार सीधा सिंघानिया मैंशन के बाहर आकर रुकती है। अति जल्दी से कार से बाहर आकर मैंशन के अंदर भागी और जैसे ही वो अंदर गई उसे लिविंग एरिया में ही मीनाक्षी जी फोन पर किसी से बातें करती हुई दिखाई दी। अति धीरे कदमों से उनके पास जाकर पीछे से उन्हें हक कर लेती है। मीनाक्षी जी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। वो इस शुभन को अच्छे से पहचानती थी। मीनाक्षी जी वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, आ गई मेरा बच्चा। अति उनके पीछे से आगे आकर बोली, मम्मा ये तो चीटिंग है, आप हर बार मुझे कैसे पहचान जाती है। मीनाक्षी जी मुस्कुराकर अति के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, क्योंकि मैं माँ हूं और एक माँ अपने बच्चों को बिना देखे भी पहचान सकती है। अति बस स्माइल करती है। करीब जी अंदर आते हुए बोले, अरे ये क्या बार हुई, सारा प्यार क्या माँ पर ही लुटा दोगी, मैं भी तो हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत बचा दो। अति जल्दी से कबीर जी के पास जाकर उसे भी हक कर बोली, डैड मैं आपको ही ढूंढ रही थी, वैसे भाई कहाँ है। अति के मुंह से अपने लिए डैड सुन कबीर जी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। उन्हें अति हमेशा से अपनी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उनका ही हिस्सा हो। कबीर जी बड़े प्यार से अति के सर पर हाथ रख बोले, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए तुम अपना सारा टाइम मुझे दो और हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इतना बोल कबीर जी अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकलकर अति के हाथ में देते हैं। अति उन्हें खोलकर देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसमें डायमंड की प्यारी सी इयररिंग थी। तो कैसे लगी मेरा गिफ्ट मेरी बच्ची को? अति खुशी से बोली, डैड ये तो बहुत बहुत प्यारी है, मुझे ये बहुत पसंद आई। अति की बात सुन कबीर जी मुस्कुरा देते हैं और फिर तीनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद कबीर जी चेंज करने अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि वो ऑफिस से आते ही अति से बातें करने में लग गए थे। अति सोफे पर मीनाक्षी जी के गोद में सर रख कर सोई हुई थी और मीनाक्षी जी उसके बालों को सहलाते हुए अति की प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी। अति कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा भाई ने कहा था मेरी आंटी भी है, मैंने उन्हें तो कभी नहीं देखा, वो कहाँ रहती है। मीनाक्षी जी के हाथ जो अति के बालों में चल रहे थे वो अति के बात सुनते ही रुक गए। अति ने अधिक से कई बार अपनी बुआ के बारे में सुना था लेकिन उसे आज तक देखा नहीं था। अति फिर से बोली, मम्मा बोलो ना, आंटी हमसे मिलने क्यों नहीं आती, वो कहाँ है। मीनाक्षी जी कुछ नहीं बोलती है। अति एक नज़र चारों तरफ डालती है जहां वॉल में सबकी बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अति कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा आंटी की एक भी फोटोज क्यों नहीं है, देखो ना यहाँ पर सबकी कितनी सारी फोटोज है लेकिन आंटी की एक भी नहीं है, ऐसा क्यों। अति एक नज़र फिर से वॉल की तरफ घूमती है। यहाँ पर सभी फोटोज बड़े सलीके से सजाई गई थी जिसमें सब थे, लेकिन अधिक की बुआ की एक भी फोटो नहीं थी। अति का सवाल सुन मीनाक्षी जी की आंखें नम होने लगी थी लेकिन उन्होंने खुद को जल्दी ही नॉर्मल कर लिया। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कुछ खाओगी। अब क्या था, अति सब कुछ भूल गई और बड़ी सी स्माइल करते हुए उसे जो जो खाना था सारी बताने लगी। मीनाक्षी जी सब कुछ अच्छे से सुनकर बोली, तुम रूम में जाओ और रेस्ट करो, तब तक मैं सब बना दूंगी। अति हाँ में सर हिला देती है और ऊपर कमरे में चली जाती है। वही अति के जाने के बाद मीनाक्षी जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो कहीं खो सी जाती है। अक्ष का केबिन। अक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था और मान उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो उसे ही देख रहा था। अक्ष अपने कोल्ड आवाज में बोला, अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो कुछ कम कर ले। अक्ष का आवाज सुन मान अपनी नजरें तुरंत फाइल से हटा लेता है और अक्ष को देखने लगता है। अक्ष उसे कुछ समझाने लगता है। मान बस चुपचाप सुन रहा था। सब समझाने के बाद अक्ष मान को देखने लगा तो मान कुछ सोचकर बोला, बॉस कल मिस्टर राजवंश ने अपनी न्यू कंपनी के सक्सेस होने की खुशी में एक पार्टी रखी है और उन्होंने आपको स्पेशली इनवाइट किया है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अक्ष कुछ सोचकर जाने के लिए हाँ कर देता है क्योंकि राजवंश और शेखावत का बहुत अच्छा रिश्ता था। मान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बॉस वो उन्होंने मैम को भी लेकर आने को कहा है।
अक्ष जो अपने फोन में मेल चेक कर रहा था वो जैसे ही मान की बात सुनता है तो अपनी नजरें जो फोन में पर टिकी हुई थी उससे हटाकर सर्द नजरों से मान को घूरने लगता है। अक्ष के इस तरह देखने से मान बेचारा डर ही जाता है। 109 दिल की चोरनी ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। सिंघानिया मैंशन। अति अपने कमरे में सो रही थी। ये उसका और अक्ष का कमरा था जो अधिक ने अति के लिए रेडी करवाया था। ये कमरा अति को बहुत पसंद आया था क्योंकि सब उसकी पसंद का जो था। अब उसे कभी मॉम के प्यार की कमी महसूस नहीं होती थी क्योंकि मीनाक्षी जी उसे बहुत प्यार करती थी। कबीर जी भी सबसे ज्यादा लड़ अति पर ही लुटाते थे। सबकी तो सब अति पर ही टिकी हुई थी। अगर उसे एक खरोच भी आता तो सब परेशान हो जाते थे। अधिक जैसे ही ऑफिस से आया तो सीधा अति के कमरे में आ गया। अधिक जैसे ही कमरे में आता है उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाती है। अति घोड़े बेचकर पूरे बेड पर फैलकर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर सोते वक्त भी मासूमियत साफ झलक रही थी। अधिक जल्दी से बेड के पास आता है और अति को देखकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोला, चलो अच्छा हुआ ये अकेले आई है वरना उसका वो डेविल पति अभी मुझे इस कमरे में भी घुसने नहीं देता। मतलब हद है यार, वो खुद को समझता क्या है। मेरी बहन है, मैं जब चाहे तब इससे मिल सकता हूँ लेकिन वो तो एक नंबर का जलनखोर है। मेरा मन तो करना है कि किसी दिन उसे अच्छा सबक सिखाऊं। अधिक बड़े प्यार से अति को देखने लगता है। सोते वक्त अति और भी क्यूट लग रही थी। अति बेड पर फैली हुई नींद में ही अपने छोटे छोटे हाथ को बार बार इधर उधर फेर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही थी। काफी टाइम तक जब अति को अपने साइड पर कुछ महसूस नहीं हुआ तो अति नींद में बड़बड़ाई, डेविल सुबह सुबह कहाँ चले गए? ये हमेशा ऐसे ही क्यों करते हैं? अति नींद में ही बड़बड़ाए और फिर उसका मुंह ही बन गया। अति की ये हरकत देख अधिक को हंसी आ गई। अति को लगा हर दिन की तरह ही अक्ष सुबह उससे जल्दी उठकर कहीं चला गया है लेकिन अभी तो शाम के 4 बज रहे थे। अधिक एकटक अति को देखने लगा जो नींद में ही बार बार अपने होठों का पाउट बना रही थी। अधिक प्यार से अति के बालों को सहलाते हुए बोला, हाय बिल्कुल छोटी बच्ची है मेरी लिटिल और मैं इसे कभी बड़ा भी नहीं करना चाहता, बल्कि और बिगड़ना चाहता हूं ताकि ये उस बिगड़े हुए अक्ष को सुधार सके। अधिक मन ही मन अक्ष को कोसने लगता है। अति की कोशिश अब तक जारी थी जिसे देख अधिक प्यार से उसके सर पर किस करता है और एक बहुत ही सॉफ्ट सा बड़े साइज का पिलो को अति के साइड में रख देता है। अति जल्दी से उसे हक कर लेती है। अधिक को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, उस खड़ूस ने तो मेरी लिटिल को अपनी लत ही लगवा दी। जरा देखो तो सोते वक्त भी उसे ही तलाश रही है। अधिक अति को अच्छे से कवर करता है और वहां से निकल जाता है। ASR इंडस्ट्री। अक्ष अपने मीटिंग रूम से बाहर आता है। वो काफी गुस्से में लग रहा था। अक्ष के पीछे पीछे मान भी चल रहा था। उसके चेहरे पर भी टेंशन साफ देखी जा सकती थी। अक्ष सीधा अपने केबिन के अंदर चला जाता है और जैसे ही मान अंदर आने को हुआ कि अक्ष उसे रोकते हुए तेज आवाज में बिना किसी भाव के बोला, मैं अकेला रहना चाहता हूं। मान बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अक्ष अपने किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और एक तिरछी स्माइल करते हुए अपने पैंट के पॉकेट से अपना फोन निकलकर किसी का नंबर डायल करता है। उधर अति अब तक आराम से सोई हुई थी लेकिन अब उसकी प्यारी सी नींद खराब होने लगी थी क्योंकि उसका फोन रिंग करने लगा था। अति बेड से उठाकर उबासी लेते हुए बैठ जाती है। अति बेमन से अपना फोन देखती है लेकिन फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। अति जल्दी से कॉल पिक कर बोली, हेलो। उधर से अक्ष की सख्त आवाज आई, वाइफी रात के 8 बजे से पहले तुम मुझे घर पर मिलनी चाहिए, समझी तुम? अक्ष की बातें सुन अति का मुंह बन जाता है। अति मुंह बनाकर बोली, लेकिन मैं कितने दिनों बाद आई हूं। आपको पता है मम्मा और डैड बहुत खुश है। मुझे आज यही रहना है। अक्ष सर्द आवाज में बोला, वाइफी एक बार कहा ना, रात के 8 बजे तक तुम मेरे सामने होनी चाहिए और तुम्हें पता है ना मैं अपनी बात बार बार रिपीट नहीं करता। तो बिना कोई बहस के चुपचाप वापस आ जाना, मैक्स तुम्हें लेने जाएगा। अति कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती उससे पहले ही अक्ष कॉल कट कर चुका था। अति मुंह फूला कर बोली, डेविल कहीं के उन्ह। अति अपना मूड ठीक करती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर जल्दी से नीचे चली जाती है। उसे सबके साथ बहुत सारी बातें करनी थी। दूसरी तरफ स्वरा उतरा हुआ चेहरा लेकर मीटिंग रूम से बाहर आती है क्योंकि उसे अक्ष की कंपनी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। उसने बहुत मेहनत की थी लेकिन अक्ष के कंपनी के साथ काम करना इतना आसान नहीं था। नील स्वरा के पीछे आते हुए बोला, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, फिर कभी तुम्हें ये चांस जरूर मिलेगा। वैसे भी तुम अभी नई नई हो, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। स्वरा सिर्फ हाँ में सर हिला देती है लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। नील उसका मूड ठीक करने के लिए कॉफी का पूछता है लेकिन स्वरा माना कर देती है। लक्ष्य को नील के लिए काफी बुरा लगता है इसलिए वो जल्दी से स्वरा के सामने जाकर उसका रास्ता रोक देता है। स्वरा हैरानी उसे देखने लगी। लक्ष्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यार जो हो गया सो हो गया, अब उसका गुस्सा खाने पर क्यों निकालना। जब नील इतने प्यार से बोल रहा है तो चली जाओ ना।
अब स्वरा को कुछ बोलते नहीं बना और वो सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। लक्ष्य कोई बहाना बनाकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। लक्ष्य के जाने के बाद दोनों भी वहां से निकलकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के सामने कई सारी डिश रखी हुई थी। नील स्वरा को ही देखे जा रहा था लेकिन स्वरा का पूरा ध्यान उसके खाने पर था। नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो पागलों की तरह स्वरा को घूरे जा रहा है। कुछ देर बाद दोनों ही बाहर आते हैं। नील का मन तो नहीं था लेकिन वो क्या बोलकर स्वरा को रोकता। उसने जिद की कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा लेकिन स्वरा ने साफ मना कर दिया। आज उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए बेचारा अपना मन मार कर उसे बाय बोलकर बस उसे जाता हुए देखता ही रह जाता है। सिंघानिया मैंशन में अति सबके साथ वही डिनर करती है। आज पूरा घर खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। डिनर के बाद अति जैसे ही जाने को हुई मीनाक्षी जी उसे रोकते हुए बोली, आज यही रुक जाओ, तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं लगता। मैं अक्ष से बात कर लूंगी। अति कुछ सोचने लगी। अति को इस तरह से सोचता देख सब उसे ही देखने लगे। अधिक मीनाक्षी जी से बोल, मॉम आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? लिटिल आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। जाने दीजिए वरना इसका संकीपति इसे रात में उठा कर ले जाएगा और आपको इसकी खबर तक नहीं लगेगी। अति मुंह फूलाकर अधिक को देखने लगी तो अधिक हंस दिया। अति इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। अति के फूले हुए गाल देख अधिक से रहा नहीं गया तो उसने प्यार से उसके दोनों गालों को पिंच कर लिया। अति अपने गालों को सहलाते हुए बोली, आहे भाई ऐसे करने से दर्द होता है। अति की बात सुन सब हंसने लगे। मीनाक्षी जी भी अब कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि अब तक अति को अक्ष के कई कॉल आ चुके थे। अधिक अति को सिंघानिया मैंशन से रॉयल विला ले जाता है। अति आते ही सीधा अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उसने डिनर वही कर लिया था। अति के बहाने अधिक भी रॉयल विला आ गया। अति के जाते ही मीनाक्षी और कबीर जी का चेहरा उतर जाता है। अति जब तक थी उसके चेहरे पर से चमक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। कबीर जी एक ठंडी आह भर कर बोले, पता नहीं इसने हम सब पर क्या जादू किया है। जब से हमारी लाइफ में आई है सबकी जान बन गई है। मीनाक्षी जी उसके कंधे पर सर टिकाकर बोली, हाँ कुछ तो बात है उसमें जो हम सब उसके इतना करीब है। कबीर जी भी बोल पड़े, पता नहीं क्यों पर जब से मैंने उसे देखा है वो मुझे अपनी सी लगती है। मीनाक्षी जी मुस्कुराकर बोली, शायद दिल का रिश्ता है। कबीर जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। वही अक्ष जैसे ही अपने कमरे में आता है उसे अति बेड पर बैठे बैठे ही सोते हुए दिखाई देती है। अति के हाथ में एक बुक थी, शायद वो पड़े पड़े ही सो गई थी। अक्ष अति के हाथ से उसका बुक लेकर साइड में रख देता है और उसे आराम से बेड पर लेटा देता है। अक्ष अति के फोरहेड पर किस कर क्लोजेट रूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में चेंज कर वापस आता है। अक्ष अति के साइड में ही बैठ जाता है और कल की पार्टी के बारे में सोचने लगता है। अक्ष अति को ऐसी जगहों पर लेकर नहीं जाना चाहता था। अधिक मान और मैक्स के साथ ऊपर खुले टेरेस में बैठा था और अपने जज्बात बता रहा था। अधिक अपने दिल में दबे कुछ एहसासों को खुलकर बता रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाई हुई थी। नील जिसके हाथ में एक बैग था जिसमें ढेर सारी अगल अगल प्रकार की महंगी शराब की बोतल थी और लक्ष्य के दोनों हाथों में भर भर के अगल अगल प्रकार के चिप्स और स्नैक्स थे। दोनों साथ में मस्त मस्ती करने का प्लान बनाकर ऊपर आ रहे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने अधिक मैक्स और मान को देखा उनके कदम वहीं रुक गए और दोनों ही किसी चोर की तरह छुप गए। उनकी नज़र सामने रखी कई सारी बोतलों पर गई जो बड़ी ही सलीके से सजाई गई थी और चारों तरह गद्दे लगे हुए थे। लक्ष्य अजीब सा मुंह बनाकर धीरे से बोला, ये तीनों हमें छोड़कर ऊपर क्या कर रहे हैं? कहीं इनका हमें छोड़कर पार्टी करने का प्लान तो नहीं है ना? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। दोनों अपने कान आगे कर तीनों की बातें सुनने लगे। आखिर वो भी तो जाने ये तीनों उन्हें छोड़कर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अधिक एकटक ऊपर अपनी रोशनी बिखेरे चमक रही चांद को देख रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इस वक्त काफी अच्छा मौसम था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मान अधिक से बोला, तो अब आपने क्या सोचा है? अगर आपको वो जल्दी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आंटी को आपकी शादी की बहुत जल्दी है। अधिक कहीं खोए हुए ही बोला, यार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शादी तो मैं उसी से करूंगा। पहली ही नज़र में सीधा दिल को छू गई है। उसके अलावा मैं और किसी के बारे में चाहकर भी नहीं सोच सकता। कुछ इस तरह वो मुझे में समा गई है कि अब मैं उसे कितना भी भूलने की कोशिश कर लूँ भूल नहीं सकता और सबसे बड़ी बात मैं उसे भूलना नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। नील और लक्ष्य ने जैसे ही उन तीनों की सारी बातें सुनी दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अधिक किसी से प्यार करता है और उन्हें इसकी भनक भी नहीं लगी, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्य खुद में बड़बड़ाने लगा, भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर